नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 27। इससे पहले दोस्तों हिंदी से जो है 26 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों आज का, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह कथन किसका है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, ये किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से दोस्तों आपको क्या क्या यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आपने डिटेल में दोस्तों देखना है, क्योंकि आपने जो है हर क्वेश्चन को यहाँ पर जो है डिटेल में हर पॉइंट देखना है। ठीक है, देखिए रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, आपको याद रखना है। इनका जन्म हुआ था 1884 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। ठीक, साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वैज्ञानिक पद्धति से जो है हिंदी साहित्य का पहला व्यवस्थित इतिहास लिखा था। ठीक है, साथ ही साथ इनकी प्रमुख रचनाएं जो है दोस्तों आपको पूछी जा सकती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कौन कौन सी रचनाएं हैं प्रमुख, आपको याद रखनी है। जैसे आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे चिंतामणि। ठीक है, किसकी रचना है चिंतामणि, आपको पूछा जाएगा चिंतामणि जो है किसकी रचना है। तो दोस्तों ये रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है रस मीमांसा। ठीक है, रस मीमांसा किसकी रचना है? रस मीमांसा हो गया। रस मीमांसा के साथ साथ जो है आपका त्रिवेणी हो गया, त्रिवेणी। ठीक है, त्रिवेणी किसकी रचना है? त्रिवेणी। तो ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, त्रिवेणी हो गया। ठीक है, विचार वीथी इनकी रचना है। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जो है दोस्तों शुक्ल यानी कि हिंदी साहित्य का जो शुक्ल युग है उसका प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? आपको बताना है हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करें दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो इनका जन्म आपको पूछा जा सकता है। इनका जन्म जो है कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1907 में। ठीक है, 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था अगर पूछा जाएगा तो इनका जन्म हुआ था बलिया, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ हुआ था जन्म? बलिया, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं आपको पूछी जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब मिला था, किस रचना के लिए मिला था। ठीक है, और इनकी जो प्रमुख रचना है कौन कौन सी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं आपको याद रखनी है। जैसे आपका पहला याद रखेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, बाण भट्ट। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा हो गया। दूसरा याद रखेंगे चारू चंद्रलेख। ठीक है, चारू चंद्रलेख। ठीक है, चारू चंद्रलेख रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, चारू चंद्रलेख हो गया। अनामदास का पोथा। ठीक है, अनामदास। ठीक है, ये सारी रचनाएं दोस्तों आप लोगों ने पढ़ी हैं, अनामदास का पोथा। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों
इनके निबंध भी हैं। ये आपके जैसे बाणी भट्ट की आत्मकथा हो गया, चारूचंद्र लेख हो गया, अनामदास का पोथा हो गया, ये सारे क्या हैं आपके उपन्यास हैं। ठीक है, और यहाँ पर बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की, तो निबंध कौन कौन से हैं प्रमुख आपको याद रखने हैं। ठीक है, निबंध की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों, क्या याद रखना है, अशोक के फूल। आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है, अशोक के फूल। ठीक है, अशोक के फूल निबंध किसका है अगर आपको पूछा जाएगा तो ये निबंध है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अशोक के फूल हो गया, कुटज हो गया। ठीक है, कुटज। कुटज के साथ साथ याद रखेंगे कल्पलता। ठीक है, क्या याद रखेंगे, कल्पलता। ठीक है, कल्पलता के साथ साथ याद रखेंगे आलोक पर्व। ठीक है, आलोक पर्व। ठीक है, आलोक पर्व जो है दोस्तों इनका प्रमुख है, इसको याद रखेंगे। आलोक पर्व के लिए इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसके लिए मिला था पूछा जाता है, तो आलोक पर्व के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था अगर पूछा जाता है तो ये मिला था 1973, यानी कि 1973 में मिला था, 1973। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी से दोस्तों आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया। आपको बताना है हिंदी साहित्य का इतिहास जो है सबसे पहले इसको किस भाषा में लिखा गया। ऑप्शन देखिए, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर फ्रेंच। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम जो है दोस्तों ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 का आंसर करेंगे, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है। ऑप्शन देखिए, राम नरेश त्रिपाठी, आचार्य चतुर्सेन, टीकम सिंह या फिर रामविलास शर्मा। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का, हिंदी वीर काव्य की रचयिता कौन है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर टीकम सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे, कविता कौमुदी के रचयिता कौन है। आपको बताना है कविता कौमुदी की रचयिता कौन है। ऑप्शन देखिए, श्याम सुंदर दास, रस खान, राम नरेश त्रिपाठी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, कविता कौमुदी की रचयिता कौन है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राम नरेश त्रिपाठी की बात करें तो दोस्तों ये हिंदी के पूर्व छायावादी लेखक हैं। पूर्व छायावाद के लेखक हैं, पूर्व छायावादी। ठीक है, पूर्व छायावादी लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनका जन्म पूछा जा सकता है। इनका जन्म हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 1889 में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं याद रखेंगे, राम नरेश त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं हैं, पहला याद रखेंगे मिलन। ठीक है, पहला मिलन याद रखेंगे, दूसरा याद रखेंगे पथिक। ठीक है, पथिक। ठीक है, पथिक, और तीसरा याद रखेंगे बा और बापू। ठीक है, बा और बापू। ठीक है, बा और बापू जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, कविता कौमुदी हो गया, मिलन हो गया, पथिक हो गया और बा और बापू। ठीक है, ये प्रमुख रचनाएं हैं राम नरेश त्रिपाठी जी की। ठीक है, याद रखेंगे सारे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। 6 का आंसर करेंगे, अष्टयाम के रचनाकार हैं। आपको बताना है अष्टयाम जो है रचना किसकी है। ऑप्शन देखिए, कृष्णदास, नाभादास, अग्रदास या फिर परमानंद दास। क्या हो जाएगा 6 का राइट आंसर। अष्टयाम के रचनाकार कौन है, तो 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नाभादास। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, नाभादास। और नाभादास दोस्तों आप जानती हैं ये भक्ति काल के प्रमुख संत कवि रहे हैं और इनका जन्म जो है तेलंगाना में हुआ था, नाभादास का जन्म। ठीक है, कब हुआ था अगर पूछा जाता है तो 1537 में
नाभादास का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तेलंगाना में, तेलंगाना। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे ये दोस्तों किसके शिष्य थे नाभादास? तो नाभादास दोस्तों ये शिष्य थे अग्रदास के। ठीक है, अग्रदास। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी रचनाएं आपको याद रखनी है। दो रचनाएं इनकी प्रमुख आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? पहला अष्टयाम, और दूसरा आपको नाभादास की दूसरी रचना याद रखनी है। दूसरी रचना है भक्तमाल। ठीक है, भक्तमाल किसकी रचना है आपको पूछा जाएगा। तो भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है, और अष्टयाम भी किसकी रचना है? नाभादास की है। अष्टयाम जो है दोस्तों इसको जो है नाभादास ने किस भाषा में लिखा था पूछा जा सकता है। तो अष्टयाम को जो है ब्रज भाषा में लिखा था। ठीक है, किस भाषा में लिखा था नाभादास ने? ब्रज भाषा में लिखा था। और साथ ही साथ याद रखेंगे अष्टयाम जो है दोस्तों ये गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में इसको लिखा गया है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 का आंसर करेंगे। 7 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है अंगद पैज काव्य के रचनाकार कौन है? आपको बताना है अंगद पैज। ठीक है, अंगद पैज काव्य के रचनाकार। ऑप्शन देखिए सूरदास, तुलसीदास, ईश्वरदास या फिर कबीरदास। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का अंगद पैज काव्य के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 का क्या हो जाएगा? ईश्वरदास। ठीक है, याद रखेंगे अंगद पैज जो है ये किसकी रचना है? ये ईश्वरदास की रचना है दोस्तों। ईश्वरदास भक्ति काल के दोस्तों ये राम भक्त कवि थे। ठीक है, ईश्वरदास कैसे कवि थे? राम भक्त कवि। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे अंगद पैज दोस्तों ये रामायण में दोस्तों जो अंगद रावण संवाद है उसका इसमें वर्णन है। ठीक है, क्या याद रखेंगे? अंगद रावण संवाद। ठीक है, अंगद रावण संवाद। ठीक है, तो याद रखेंगे रामायण में अंगद रावण संवाद का दोस्तों इसमें वर्णन है अंगद पैज में। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ईश्वरदास की अन्य रचनाओं की बात करें तो ईश्वरदास की अन्य रचनाएं हैं जैसे आपका भरत मिलाप इनकी रचना है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ सत्यवती कथा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ईश्वरदास की रचनाएं हैं याद रखेंगे अंगद पैज हो गया। अंगद पैज के साथ साथ याद रखेंगे भरत मिलाप। ठीक है, भरत मिलाप। दूसरा याद रखेंगे दोस्तों भरत मिलाप के साथ आपको याद रखना है सत्यवती कथा। ठीक है, सत्यवती कथा। तो ये प्रमुख रचनाएं हैं ईश्वरदास की, आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसीदास के संदर्भ में ये किसने कहा है आपको बताना है। डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य शुक्ल हो गया, और उसके बाद इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें बताइए। तुलसीदास के संदर्भ में किसने कहा है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो तुलसीदास के संदर्भ में कहा है, किसने कहा है? 8 का राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। प्रमुख रचनाएं इनकी याद रखनी है। ठीक है, जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, अनामदास का पोथा। ठीक है, निबंधों में आपको याद रखना है अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे गीत पद्धति पर तुलसीदास ने कौन सी रचना की है? आपको बताना है गीत पद्धति से तुलसीदास ने इनमें से किसकी रचना की है। ऑप्शन देखिए जानकी मंगल, रामलला लचू, विनय पत्रिका या फिर रामचरितमानस। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? गीत पद्धति पर तुलसीदास ने कौन सी रचना की है? राइट आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने गीत पद्धति पर की है। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ विनय पत्रिका की बात करें, विनय पत्रिका को किस भाषा में लिखा गया है? तुलसीदास ने किस भाषा में लिखा विनय पत्रिका को, ये पूछा जाता है। ठीक है, ब्रज भाषा में लिखा, याद रखेंगे। ठीक है, तुलसीदास ने ब्रज भाषा में रचना की विनय पत्रिका की। ठीक है, विनय पत्रिका में राम की स्तुति में पदों यानी कि भजन की रचना है। ठीक है, और तुलसीदास के बारे में आप जानती हैं, तुलसीदास दोस्तों इनका जो है
हिंदी साहित्य में दोस्तों इनको जो है महान कवि माना जाता है हिंदी साहित्य का। और साथ ही साथ इनके गुरु पूछे जाते हैं। तुलसीदास के गुरु कौन थे? गुरु नरहरिदास। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका को जो है तुलसीदास ने गीत पद्धति में लिखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तुलसीदास को जो है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? ऑप्शन देखिए, रामचंद्र शुक्ल, स्मिथ, गियर्सन या फिर नाभादास। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का? क्या हो जाएगा? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? राइट आंसर हो जाएगा नाभादास। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभी ऊपर मैंने बताया आपको, नाभादास जो है ये भक्ति काल के प्रमुख संत रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है नाभादास ने। ठीक है, साथ ही साथ तुलसीदास के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, तुलसीदास दोस्तों इनके गुरु पूछे जाते हैं। तुलसीदास के जो गुरु थे वो कौन थे? ठीक है, इनके गुरु थे गुरु नरहरिदास। ठीक है, गुरु नरहरिदास, नरहरिदास। ठीक है, नरहरिदास जो है इनके गुरु थे तुलसीदास के। और तुलसीदास दोस्तों अवधी और ब्रज भाषा में ये निपुण माने जाते थे दोस्तों। ठीक है, तुलसीदास और इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। तुलसीदास की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं आप सभी ने पढ़ी हैं। ठीक है, जैसे आपका रामचरितमानस हो गया। ठीक है, रामचरितमानस हो गया। ठीक है, और कौन कौन सी रचनाएं हैं तुलसीदास जी की? विनय पत्रिका हो गया। ठीक है, विनय पत्रिका। ठीक है, विनय पत्रिका। साथ ही साथ याद रखेंगे कवितावली। ठीक है, कवितावली। ठीक है, कवितावली के साथ साथ याद रखेंगे दोहावली। ठीक है, दोहावली। ठीक है, दोहावली के साथ याद रखेंगे गीतावली। ठीक है, गीतावली। ठीक है, गीतावली के साथ साथ याद रखेंगे जानकी मंगल। ठीक है, जानकी मंगल, जानकी मंगल। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे बरवे रामायण। ठीक है, बरवे रामायण। ठीक है, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये सारी रचनाएं हैं तुलसीदास की। ठीक है, इनको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आंसर करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 का आपको बताना है रामायण महानाटक की रचयिता कौन है? रामायण महानाटक किसने लिखा है? ऑप्शन देखिए, हरिचरण दास, जानकी प्रसाद, प्राणचंद्र चौहान या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का? रामायण महानाटक की रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा प्राणचंद्र चौहान। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, भक्त नामावली जो है ये किसकी रचना है? ठीक है, भक्त नामावली किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, ध्रुवदास, नाभादास, नंददास या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? भक्त नामावली किसकी रचना है? तो ये रचना है दोस्तों ध्रुवदास की। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्रुवदास की रचना है आपका भक्त नामावली। ठीक है, ध्रुवदास दोस्तों ये वृंदावन के जो है रसिक संत थे दोस्तों। ठीक है, और राधा वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख आचार्य इनको माना जाता है ध्रुवदास को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? आपको बताना है भक्ति आंदोलन को जो है लोक जागरण किसने कहा? ऑप्शन देखिए, अज्ञे, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर ग्रियर्सन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? किसने जो है भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुजान हित प्रबंध किसकी रचना है? आपको बताना है सुजान हित प्रबंध। सुजान हित प्रबंध किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, सूदन, कविदेव, घनानंद या फिर गुमान मिश्र। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का? सुजान हित प्रबंध किसकी रचना है?
तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका घनानंद। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। घनानंद की रचना है सुजान हित प्रबंध। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, घनानंद। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 का आंसर करेंगे दोस्तों, काव्य रसायन रचना किसकी है। तो आपको बताना है काव्य रसायन जो है ये किसकी रचना है। ऑप्शन देखिए, पद्माकर, देव, घनानंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का, काव्य रसायन किसकी रचना है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा कवि देव की रचना है दोस्तों। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। काव्य रसायन किसकी रचना है, तो ये रचना है दोस्तों आचार्य कवि देव की। ठीक है, कवि देव की बात करें दोस्तों, कवि देव आप जानती हैं ये रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, रीतिकाल के, ठीक है, रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं कवि देव। और इनकी प्रमुख रचनाएं पूछी जाएंगी दोस्तों आपको, जो इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं आपको याद रखनी है। प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास। ठीक है, भाव विलास जो है इनकी रचना है दोस्तों। ठीक है, भाव विलास हो गया। भाव विलास के साथ साथ याद रखेंगे भवानी विलास। ठीक है, भाव विलास, भवानी विलास। ठीक है, और कौन कौन सी रचना है कवि देव की, साथ ही साथ रस विलास। ठीक है, रस विलास। ठीक है, रस विलास के साथ साथ याद रखेंगे प्रेम चंद्रिका। ठीक है, प्रेम चंद्रिका। प्रेम चंद्रिका किसकी रचना है, तो ये कवि देव की रचना है प्रेम चंद्रिका। सुजान विनोद भी इनकी रचना है दोस्तों, सुजान विनोद। ठीक है, सुजान विनोद किसकी रचना है, कवि देव की रचना है। तो ये सारी रचनाएं आपको याद रखनी है दोस्तों कवि देव से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे, प्रबोध चंद्रोदय नाटक की रचना किसने की है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में प्रबोध चंद्रोदय किसने लिखा है नाटक। ऑप्शन देखिए, आलम, कवि देव, जसवंत सिंह या फिर मतीराम। क्या हो जाएगा 16 का राइट आंसर, प्रबोध चंद्रोदय नाटक किसका है, राइट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा है। आपको बताना है भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा है। ऑप्शन देखिए, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर 17 का, भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा है, राइट आंसर हो जाएगा राम विलास शर्मा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा राम विलास शर्मा। राम विलास शर्मा दोस्तों ये हिंदी के महान प्रगतिशील आलोचक और विचारक रहे हैं। और इनका जो जन्म है दोस्तों कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 1912 में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका एकमात्र उपन्यास याद रखेंगे, इनका एकमात्र जो है उपन्यास है, एकमात्र उपन्यास क्या है, उपन्यास का नाम आपको याद रखना है। उपन्यास का नाम है दोस्तों 4 दिन। ठीक है, 4 दिन। 4 दिन इनका जो है एकमात्र उपन्यास है रामविलास शर्मा का, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 का आंसर करेंगे, आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई। आपको बताना है आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन देखिए, 1833 में, 1854, 1850 या फिर 1900। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 18 में, आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का दोस्तों 1833 ईस्वी में। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 1833 ईस्वी में आगरा में जो है दोस्तों स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, पहली बात आपको याद रखना है स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आगरा में हुई थी। कब हुई थी, 1833 में। ठीक है, दोनों चीज याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों किसने की थी। ठीक है, तो स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना जो है ये की थी दोस्तों पादरियों के द्वारा। ठीक है, जो पादरी होते हैं उन लोगों के द्वारा जो है इसको जो है स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, पादरियों के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है
इस जो स्कूल बुक सोसाइटी है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों क्या था? शिक्षा के लिए किताबें प्रकाशित करना, विशेषकर हिंदी के लिए जो है किताबें प्रकाशित करना दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 का आंसर करें दोस्तों। 19 है यमलोक की यात्रा निबंध निम्न में से किसका है? आपको बताना है यमलोक की यात्रा। ठीक है, ये निबंध है, किसका निबंध है बताना है। ऑप्शन देखिए, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, दिनकर या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 में? यमलोक की यात्रा निबंध जो है किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, यहाँ पर 19 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राधाचरण गोस्वामी दोस्तों ये संस्कृत के जो है उच्च कोटि के विद्वान हैं। किसके? संस्कृत के। ठीक है, संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान हैं दोस्तों राधा चरण गोस्वामी, याद रखेंगे। और इनके उपन्यास दोस्तों आपको याद रखने, बाल विधवा इनका एक उपन्यास है। ठीक है, बाल विधवा जो है क्या है? इनका उपन्यास है बाल विधवा। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे इनका एक उपन्यास है दोस्तों सर्वनाश। ठीक है, सर्वनाश जो है इनका एक उपन्यास है, सर्वनाश हो गया। साथ ही साथ इसके आपको याद रखना है इनके एक और उपन्यास है इनका एक विधवा विपत्ति। ठीक है, विधवा विपत्ति। ठीक है, विधवा विपत्ति। तो ये सारे जो है दोस्तों उपन्यास किसके हैं? राधाचरण गोस्वामी के हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। और आज का आखिरी क्वेश्चन आपको आंसर करना है कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? आपको बताना है दोस्तों कश्मीर कुसुम। बताइए कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर? कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? तो ये रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र दोस्तों आप जानते ही हैं, यहाँ से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है दोस्तों आधुनिक हिंदी साहित्य का इनको जनक माना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इनका जन्म पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जन्म कब हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र का? इनका जन्म हुआ था 1850 में। ठीक है, कहाँ हुआ था अगर पूछा जाएगा तो कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी, काशी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, वाराणसी में। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है जो इनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इनको भारतेंदु उपाधि जो है ये किसने दी? ठीक है, भारतेंदु उपाधि जो है दोस्तों कब मिली इनको? ठीक है, ये याद रखना है। इनको भारतेंदु उपाधि जो है 1880 में इनको भारतेंदु की उपाधि दी गई। ठीक है, 1880 में किसके द्वारा? विद्वानों ने इनको जो है भारतेंदु उपाधि से अलंकृत किया दोस्तों 1880 में। ठीक है, भारतेंदु का क्या मतलब होता है? भारतेंदु का मतलब होता है भारत का चंद्रमा। ठीक है, भारत का चंद्रमा। ठीक है, भारत का चंद्रमा। तो इसको याद रखेंगे, भारत का चंद्रमा इनको जो उपाधि मिली दोस्तों वो मिली 1880 में। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दोस्तों कई पत्रिकाओं का संपादन किया। तो इनकी पत्रिकाएं आपको याद रखनी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया? तो पहला याद रखेंगे दोस्तों कवि वचन सुधा। ठीक है, कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे दोस्तों हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक है, हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक है, तीसरा याद रखेंगे, तीसरा बाल बोधिनी। ठीक है, तीसरा क्या याद रखेंगे? बाल बोधिनी, बाल बोधिनी। ठीक है, बाल बोधिनी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है प्रमुख 3 पत्रिकाओं का संपादन किया, जैसे आपका हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा और बाल बोधिनी। ठीक है, तीनों याद रखेंगे। आपको पूछ लिया जाएगा कि जैसे बाल बोधिनी पत्रिका का संपादन किसने किया, पूछ लिया जाएगा। ठीक है, हरिश्चंद्र चंद्रिका तो आप समझ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में हरिश्चंद्र है। ठीक है, तो ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं।
पहला है कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया, तो हरिश्चंद्र ने किया। ठीक है, सारी चीजें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के आपको क्या पूछे जाते हैं, इनके प्रमुख नाटक दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रमुख नाटक जो है इनके कौन कौन से हैं आपको याद रखने, जैसे अंधेर नगरी, ये सब आपने पढ़े हैं। अंधेर नगरी, एक तो यहाँ पर प्रमुख नाटक की बात हो रही है। पहला मैंने बताया आपको कौन कौन से हैं। पहला नाटक हरिश्चंद्र का याद रखेंगे अंधेर नगरी। ठीक है, अंधेर नगरी। ठीक है, दूसरा नाटक याद रखेंगे भारत दुर्दशा। ठीक है, आप पढ़ा है आपने भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा। ठीक है, भारत दुर्दशा के साथ साथ याद रखेंगे सती प्रताप। ठीक है, सती प्रताप, सती प्रताप। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे वैदिकी हिंसा, हिंसा न बहुत। ठीक है, ये भी इनका नाटक है। ठीक है, सती प्रताप के साथ साथ याद रखेंगे वैदिकी हिंसा, हिंसा न बहुत। ठीक है, याद रखेंगे वैदिकी हिंसा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, हिंसा न भवति। ठीक है, तो ये इनके प्रमुख जो हैं हरिश्चंद्र के जो है प्रमुख नाटक हैं दोस्तों। याद रखेंगे अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सती प्रताप। ठीक है, और साथ ही साथ वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो ये सारे फैक्ट आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र से याद रखने हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।